दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया। उस समय मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। यह घटना इतनी डरावनी थी कि मैंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने कई डरावनी कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी ऐसी किसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। दरअसल मैं पिछले कई वर्षों से दिल्ली परिवहन विभाग में बस ड्राइवर के रूप में काम कर रहा हूं। इस नौकरी को करते हुए लगभग 25 साल हो चुके हैं, लेकिन इतने सालों में कभी ऐसा डरावना हादसा नहीं हुआ था। यह घटना लगभग 5 साल पहले की है। उस समय मेरी बस दिल्ली से मेरठ के बीच चलती थी और उस रूट पर मुझे बस चलाते हुए 16 साल हो चुके थे। इतने वर्षों में मैं इस रास्ते के हर मोड़ से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। किसी भी ब्रेकर या टोल से पहले ही मुझे अंदाजा हो जाता था कि आगे क्या आने वाला है। लंबे समय तक एक ही रूट पर काम करने से रास्ते के लोग भी परिचित हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन यह डरावना हादसा मेरे साथ हुआ, उस दिन रात करीब 8 बजे मैं दिल्ली के बस डिपो से अपनी बस लेकर निकला। बस पूरी तरह से यात्रियों से भरी हुई थी। उस दिन मेरे साथ मेरा कंडक्टर सूरज था। मैंने सूरज से कह दिया था कि बस की सभी सीटें भरने के बाद ही रवाना होना है। सूरज ने सीटें भरते ही सीटी बजाई और मैंने बस स्टार्ट कर दी। हमेशा की तरह मैं बस को आराम से लेकर निकल गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह रात बाकी रातों की तरह सामान्य नहीं होने वाली थी। मेरी ड्यूटी रात के शिफ्ट में होती थी। रात की ड्यूटी रात 8 बजे से शुरू होती थी और मेरा रूट दिल्ली से लेकर मेरठ तक का रहता था। यह शिफ्ट परिवहन विभाग द्वारा तय की जाती थी। पिछले 3 सालों से मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी, इसीलिए मैं हर शाम 8 बजे बस लेकर निकलता था। दिल्ली से मेरठ पहुंचने से पहले बस को बीच बीच में रोकना पड़ता था ताकि यात्री ताजगी महसूस कर सकें और नाश्ता कर सकें। जब पहला स्टॉप आया तो मैंने बस रोक दी और यात्रियों को बताया कि बस सिर्फ कुछ मिनट के लिए रुकेगी। अगर किसी को कुछ करना हो तो वह कर सकता है। हर दिन की तरह जब 8 से 12 मिनट पूरे हुए तो मैं फिर से अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। जैसे ही मैंने बस स्टार्ट की, सूरज नीचे बस की सीढ़ियों पर खड़ा किसी से तेज आवाज में बहस कर रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि एक बूढ़ी औरत और छोटा लड़का बस में चढ़ने की जिद कर रही थी, लेकिन सूरज उसे रोक रहा था। मैंने जोर से सूरज को पुकारा, अरे सूरज, क्या हुआ? कौन है? सूरज ने जवाब दिया, सर, एक बूढ़ी औरत और छोटा लड़का है जो बस में बैठने की जिद कर रहे हैं, लेकिन इनके पास पैसे नहीं हैं और ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें मेरठ जाना है। मैंने अपनी सीट से थोड़ा उठकर उस लड़के को देखने की कोशिश की। तभी वह बूढ़ी औरत और लड़का अचानक सूरज को धक्का देकर बस में चढ़ गए। अब मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। बूढ़ी औरत की उम्र लगभग 55 से 58 साल रही होगी और लड़के की उम्र 15 साल। दोनों की हालत बहुत खराब थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पूरी तरह धूल और पसीने से सना था और ऐसा लग रहा था कि वह कई दिनों से नहाया नहीं था। कपड़े पुराने और गंदे थे, जिससे अंदाजा हुआ कि वह बहुत परेशान था। मुझे उस पर दया आ गई, इसलिए मैंने सूरज से कहा, अरे सूरज, इसे बैठने दे, जहां उतरना होगा वहीं उतार देंगे। लेकिन सूरज गुस्से में बोला, सर, अगर किसी को पता चल गया कि हमने इन्हें बिना टिकट के बैठाया है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, इसकी टिकट बना दें, पैसे मैं दे दूंगा। सूरज भड़क गया और केबिन में आकर बोला, सर, आप पागल हो गए हैं। रोज ऐसे कई लोग मिलते हैं। अगर हर किसी को टिकट देकर बैठाने लगे तो हम क्या खाएंगे? मैंने शांत स्वर में कहा, ये लोग बहुत परेशान हैं। शायद हमारी वजह से ये अपने घर पहुंच जाए। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। सूरज गुस्से से बोला, सर, आपकी ये मदद करने की आदत एक दिन हमें किसी बड़े खतरे में डाल देगी। मैंने हंसकर कहा, अरे छोड़, उसे बैठने दे। सूरज गुस्से में केबिन से उठा और दोनों को सीट पर बैठाने चला गया। इसी दौरान मैंने बस धीरे धीरे हाईवे की ओर बढ़ानी शुरू की। जैसे ही बस हाईवे की ओर बढ़ी, सूरज पीछे गया और गुस्से में बोला, पीछे जाकर लास्ट सीट पर बैठ जाओ। ध्यान रखना, अगर किसी यात्री का सामान छुआ तो तुरंत उतार दूंगा। सूरज को लग रहा था कि बूढ़ी औरत और लड़का चोरी करने के इरादे से बस में आया है, लेकिन सूरज को अंदाजा नहीं था कि उसके इस व्यवहार की वजह से वह खुद कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला था। और ना ही मुझे इस बात का एहसास था कि उस लड़के को बस में बैठाकर
मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। रात के 9:30 चुके थे और मेरा सफर अब भी जारी था। मैं बस चलाते चलाते करीब 35 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था। कंडक्टर सूरज अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका था। उसने सभी यात्रियों की टिकट बना ली थी और पीछे की सीटों पर बैठे कुछ लोगों से हल्की फुल्की बातें करके वापस केबिन में आकर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, उसने मुझसे कहा, यार तूने उस लड़के और बूढ़ी औरत को बस में बैठाकर ठीक नहीं किया। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? वह बोला, मुझे उन दोनों की हरकतें अजीब लग रही हैं। वह बार बार अजीब तरह से हंस रही हैं और बाकी यात्रियों की ओर घूर कर देख रही हैं। इससे सब लोग असहज महसूस कर रहे हैं। मैंने यह सुनकर हल्के से हंसते हुए कहा, अरे चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। अब तक हम काफी लंबा सफर तय कर चुके थे। मैं अपनी बस को मेरठ जाने वाले हाईवे पर पूरी गति से दौड़ा रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा कि दो बड़े ट्रक हाईवे के बीचों बीच पलटे हुए हैं। दोनों ट्रकों के पलटने की वजह से पूरी सड़क बंद हो चुकी थी। कई छोटी गाड़ियां और ट्रक पहले से वहां खड़े थे और दूर से देखने पर लग रहा था कि अगर जल्द ही ट्रकों को नहीं हटाया गया तो एक लंबा जाम लग सकता है। मैंने बस को धीरे धीरे ब्रेक लगाकर रोक दिया और उस पलटे हुए ट्रक की तरफ देखने लगा। ट्रक में सीमेंट भरी हुई थी और उसके पलटते ही सीमेंट पूरी सड़क पर बिखर गई थी। यह देखने के बाद साफ था कि ट्रक को हटाने और सड़क को साफ करने में काफी वक्त लगने वाला था। तभी मैंने देखा कि कुछ गाड़ियां हाईवे के किनारे बनी सर्विस रोड से होकर आगे बढ़ रही थी। मैंने सूरज की तरफ देखा और कहा, यार हमें भी उसी रास्ते से निकल जाना चाहिए। हो सकता है यह कोई शॉर्टकट हो और हमें आगे जाकर फिर से हाईवे मिल जाए। सूरज ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, सही कह रहा है, वरना यहां खड़े खड़े बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मैंने बस को सर्विस रोड की ओर मोड़ दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे दो सड़कें दिखीं जो हाईवे से अंदर की ओर जा रही थीं। दोनों सड़कें सुनसान लग रही थीं, लेकिन मैं सोचने लगा, अगर हाईवे पर इतना जाम लगा है तो वह सर्विस रोड भी धीरे धीरे भीड़ से भर जाएगी। क्यों ना इस खाली सड़क से अंदर चला जाए? हो सकता है यह किसी गांव से होकर वापस हाईवे पर निकल जाए। लेकिन यहां पर दो सड़कें थीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी सड़क सही होगी। यह रात का समय था, लगभग 10:15 से 10:30 के बीच। मेरी नजर सड़क पर पड़ी जहां इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे। शायद वे अपने काम से लौट रहे थे। मैंने बस को उनकी ओर मोड़ा और पास जाकर पूछा, भाई साहब, यह रास्ता आगे कहां जाता है? उनमें से एक व्यक्ति ने जवाब दिया, आप इस रास्ते पर सीधे चलते जाइए, यह आगे जाकर हाईवे से मिल जाएगा। लेकिन यह इलाका बहुत सुनसान है, किसी अनजान जगह पर बस मत रोकना। मैंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, कितनी दूर तक जाना होगा? उन्होंने कहा, कम से कम 30 से 35 किलोमीटर। यह सुनकर एक पल के लिए तो मेरा मन किया कि बस वापस हाईवे की ओर मोड़ लूं, लेकिन जब पीछे देखा तो एहसास हुआ कि यह संभव नहीं था। सड़क बहुत संकरी थी और बस को मोड़ने या रिवर्स लेने की कोई जगह नहीं थी। अब मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सूरज ने मेरी झिझक को भांपते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज एक नया रास्ता भी देख लेते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने बस को उस सड़क पर बढ़ा दिया। हमें चले करीब 15 मिनट ही हुए थे कि अचानक पीछे वाली सीट पर बैठी बूढ़ी औरत उठकर बस के केबिन के पास आकर खड़ी हो गई। सूरज का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। अरे दादी, यहां क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था ना चुपचाप पीछे बैठो। लेकिन बूढ़ी औरत चुप रही। तभी छोटा लड़का भी उसके साथ आकर खड़ा हो गया। अब वे दोनों बस की ओर अजीब नजरों से घूर रहे थे, बिना पलक झपकाए। उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और असामान्य भाव थे, जिसे देखकर मन बेचैन होने लगा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उन दोनों पर अजीब सी दया आ रही थी। मैंने सूरज से कहा, यार तू गुस्सा मत कर, हो सकता है सफर लंबा हो गया हो, इसलिए बेचैनी में आगे आ गए होंगे, जाने दे। मेरी बात सुनकर सूरज ने कुछ नहीं कहा। कुछ मिनट और बीत गए। अब हमारे सामने एक बड़ा ब्रेकर आया। आगे एक टी पॉइंट था। एक सड़क बाईं ओर मुड़ रही थी और दूसरी सीधी आगे जा रही थी। समस्या यह थी कि मुझे यह नहीं पता था कि कौन सी सड़क हाईवे पर जल्दी निकलेगी। मैंने हेडलाइट की रोशनी आगे डाली और देखा कि टी पॉइंट के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे एक सीमेंट की कुर्सी रखी थी, ठीक वैसे ही जैसी बस स्टॉप पर होती है।
लेकिन वहां कुछ अजीब था। मैंने गौर किया कि उस कुर्सी पर कोई बैठा था। अंधेरा होने की वजह से मैं साफ नहीं देख सका कि वह कौन था। जैसे ही मैंने बस को थोड़ी देर के लिए रोका, वह शख्स उठकर हमारी बस की तरफ बढ़ने लगा। मैंने तुरंत सूरज से कहा, यार देख तो, ये कौन है? हम दोनों सावधानी से उसकी ओर देखने लगे। जैसे जैसे वह करीब आई, हमें एहसास हुआ कि वह एक औरत थी। उसने अपनी गोद में एक बच्चा ले रखा था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उस बच्चे को पूरी तरह से कपड़े से लपेटा गया था, इतना कसकर कि उसका चेहरा तक नजर नहीं आ रहा था। मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ। इस सुनसान इलाके में आधी रात के समय वह औरत यहां अकेली क्या कर रही थी? जैसे ही मैंने उस औरत को देखा, मेरी नजर उसके अजीब तरह से फूले हुए पेट पर गई। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे वह गर्भवती हो, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक सवाल उठा, अगर वह पेट से है तो उसकी गोद में इतना छोटा बच्चा कैसे हो सकता है? यह सोचते ही मैंने कंडक्टर सूरज से कहा, यार ये औरत तो पहले से ही एक छोटे बच्चे को लिए हुए है, फिर इसका पेट इतना बड़ा कैसे हो सकता है? सूरज ने तुरंत जवाब दिया, हो सकता है ये बच्चा इसका ना हो, किसी और का हो और इसे बस संभालने के लिए दिया गया हो। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया। हाँ यार, यह भी हो सकता है। हम दोनों उलझन में थे। तभी वह औरत जो पहले सड़क पर बैठी थी, अब धीरे धीरे बस के अंदर चढ़ने लगी। सूरज तुरंत केबिन से बाहर निकला और बोला, अरे बहन जी, इस तरह आप कहां आ रही हो और कहां जाना है आपको? वह औरत थोड़ी देर शांत रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जहां मुझे जाना है वहां तुम नहीं ले जा सकते, लेकिन अगर तुम मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे तो तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। उसके ये अजीब शब्द सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ड्राइविंग सीट से ही थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, बहन जी, आप पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाइए। इसके बाद मैंने सूरज से कहा, यार यहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है और हम पहली बार इस इलाके में आए हैं। हमें नहीं पता कि कौन सा रास्ता हाईवे पर जल्दी निकलेगा। तभी पीछे से बूढ़ी औरत आती है और कहती है, मुझे पता है कौन सा रास्ता हाईवे पर जल्दी निकलेगा। उस बूढ़ी औरत की यह बात सुनकर मैं और सूरज सोच में पड़ जाते हैं। तभी सूरज मुझसे कहता है, भाई इस बूढ़ी औरत को कैसे पता कौन सा रास्ता हाईवे पर मिलेगा? तो मैं सूरज से कहता हूं, हो सकता है यह बूढ़ी औरत कभी इस रास्ते से गई हो, इसलिए इसे रास्ते के बारे में पता है। फिर मैं बूढ़ी औरत से पूछता हूं, दादी कौन सा रास्ता हाईवे पर जल्दी निकलेगा? बूढ़ी औरत बिना किसी हिचकिचाहट के बाईं ओर इशारा करती है। मैंने फिर पूछा, यह रास्ता हाईवे पर कितनी दूर जाकर निकलेगा? अब बूढ़ी औरत थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, जब आगे जाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा। यह बात सुनते ही मुझे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं और बस उसी दिशा में मौदह देता हूं। जैसे ही हम उस रास्ते पर आगे बढ़े, मैंने गौर किया कि यह पिछले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान था। कोई पेड़ पौधे नहीं, बस दूर दूर तक फैले हुए रेत के टीले। यह देखकर सूरज ने धीमी आवाज में मुझसे कहा, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? वह बोला, वो औरत इस सुनसान जगह से बस में चढ़ी है और वो लड़की और बूढ़ी पहले से बस में थी, लेकिन अब देख, दोनों मिलकर उस छोटे बच्चे को गोद में खिला रही हैं, जैसे एक दूसरे को पहले से ही जानती हो ना। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया। हो सकता है छोटे बच्चे को देखकर उसे खिलाने लग गई हो, लेकिन सूरज ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। उसकी बात सुनकर मैं सोचने लगा। तूने गौर किया? सूरज बोला। जैसे ही हमारी बस टी पॉइंट पर पहुंची, वैसे ही बूढ़ी औरत और लड़का उसे खड़ा होकर देख रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे, मानो ये दोनों पहले से ही इस औरत को जानते हों। अब सूरज की बात पर मेरा भी दिमाग ठनक गया। अब मुझे भी एहसास होने लगा कि कुछ तो अजीब हो रहा था। मैंने सूरज को पीछे की तरफ जाने को कहा और मजाक में कहा, ठीक है, जा और उस औरत से पूछताछ कर, साथ ही उसकी टिकट भी बना दे। सूरज जाते जाते पलटा और हंसते हुए बोला, टिकट तो मैं बना दूंगा, लेकिन इस बार भी तू ये मत कह देना कि इसके पैसे भी मैं ही दूं। कहीं तू उस बूढ़ी औरत और लड़के की तरह इस औरत की टिकट भी अपने पैसे से न कटवा दे। हम दोनों जोर जोर से हंस पड़े। सूरज फिर पीछे की तरफ बढ़ गया। लगभग 4-5 मिनट ही हुए होंगे कि वह तेजी से वापस लौटा, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं चौंक गया।
उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वह तेजी से सांस ले रहा था, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह डरा दिया हो। मैंने तुरंत पूछा, अरे क्या हुआ सूरज, तू इतना डरा हुआ क्यों है? कहीं तूने कोई भूत वूत तो नहीं देख लिया? सूरज की घबराई हुई आंखें मुझसे मिली और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भूत सिर्फ देखा ही नहीं भाई, लगता है आज सच में हमारी बस में भूत बैठे हुए हैं। मैं हंस पड़ा। क्या मजाक कर रहा है? सूरज ने गंभीरता से कहा, मजाक नहीं कर रहा भाई। मैं जब उस औरत की टिकट बनाने गया तो मैंने उससे पूछा कि तू कहां से आई है, तो वह मुझसे सिर झुकाकर अजीब नजरों से देखने लगी। मैंने उसकी आंखें देखी, वह पूरी सफेद हो गई थी और फिर धीमी आवाज में बोली, नरक से। मेरे हाथों से स्टीयरिंग लगभग छूटते छूटते बचा। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। सूरज की आवाज अब भी कांप रही थी। मैंने फिर उससे पूछा कि तेरे गांव का नाम क्या है? तो वह बोली, काललोक। ये सुनते ही मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। सूरज आगे बोलता गया, हमने सोचा था कि उसके कपड़े के अंदर एक छोटा बच्चा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो भाई उस कपड़े के अंदर कोई बच्चा नहीं था, बल्कि एक छोटे बच्चे का कंकाल था। मैं सन्न रह गया। सूरज की आवाज अब और भी धीमी हो चुकी थी। वो बूढ़ी औरत और वह लड़का दोनों उस कंकाल को ऐसे सहला रहे थे जैसे कोई जिंदा बच्चा हो और उसे गोद में खिला रहे थे। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। सूरज की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि वह एकदम डर के मारे कांप उठा। जब मैं यह सब देखकर वहां से भागने लगा तो जैसे ही मैंने केबिन की ओर कदम बढ़ाया, वह औरत अजीब सी आवाज में बोली, कहां जा रहा है सूरज? तूने मुझसे पूछा मेरा गांव कौन सा है, लेकिन आज तुम लोगों को अपने साथ अपने गांव लेकर चलूंगी। अब मेरी भी सांसें अटकने लगी। सूरज की आवाज और भी कांपने लगी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो भाई उस औरत के साथ बूढ़ी औरत और लड़के का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं बची हो। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे कोई लाश कई दिनों से पड़ी हो और धीरे धीरे उसकी चमड़ी सफेद पड़ गई हो। अब मेरे शरीर में भी अजीब सी सनसनी दौड़ गई। मैं डर के मारे भागते हुए यहां आ गया, लेकिन जैसे ही मैं भागा, उन दोनों ने मेरे पीछे से जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अब मैं अंदर से सच में डर गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या पता सूरज मजाक कर रहा हो। देख सूरज, आज हम किसी अनजान सड़क पर हैं और ऊपर से रात का वक्त है। ऐसे समय पर तेरा इस तरह का मजाक करना ठीक नहीं है। सूरज गुस्से से बोला, तुझे मजाक लग रहा है? अगर यकीन नहीं आता तो तू खुद पीछे जाकर देख ले। मैंने हंसते हुए कहा, और फिर बस कौन चलाएगा? सूरज ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई आज हमने इस सुनसान सड़क पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे लग रहा है कि हम किसी बहुत बुरी चीज के जाल में फंस चुके हैं और शायद आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब मेरा भी दिमाग थोड़ा घबराने लगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू शांत रह, पानी पी। हम दोनों आगे बढ़ते रहे, लेकिन सूरज अब भी डरा हुआ था और तभी मेरी नजर अचानक से सड़क पर पड़ी। अचानक न जाने कहां से एक आदमी मेरी बस के सामने आ गया। वह आदमी 45 साल का होगा, लेकिन वह जानवर के जैसा दौड़ रहा था। यह कैसे हो सकता था? कोई इंसान जानवर के जैसे कैसे दौड़ सकता है? लेकिन जैसे ही मैंने बस का झटके से ब्रेक मारा, बस एकदम अनबैलेंस हो गई। तेज झटका लगा और बस सड़क पर पलटते पलटते बच गई। बस के अंदर तेज झटका लगते ही सभी यात्री नींद से जाग गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी लोग घबराकर चिल्लाने लगे। कुछ लोग तो हल्की चोट भी खा चुके थे, जिससे वे गुस्से में मुझे गालियां देने लगे। लेकिन पीछे बैठे कुछ समझदार यात्रियों ने उन्हें शांत कराया और कहा, ड्राइवर ने यह सब हमें बचाने के लिए ही किया होगा। जबकि उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि मैंने अचानक बस क्यों मोड़ी थी। वे सब तो आराम से सफर कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यात्रा यहीं खत्म हो चुकी थी। अब जो कुछ भी होने वाला था वह इतना डरावना और खौफनाक था कि शायद किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। सूरज ने आंखें फाड़कर मेरी ओर देखा और कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि कोई अनहोनी होने वाली है। मैंने थोड़ा झुंझला कर कहा, यार इसमें अनहोनी की क्या बात है? तूने खुद नहीं देखा कि एक आदमी अचानक बस के सामने आ गया था? क्या मैं उसे कुचल देता? शंकर ने हैरानी से मेरी ओर देखा और बोला,
तू पागल हो गया है क्या? इतनी रात में इस सुनसान सड़क पर भला कोई आदमी कहां से आएगा? मुझे उसकी बात अजीब लगी। नहीं यार, मैंने अपनी आंखों से देखा था। जैसे ही मैं तुझसे बात कर रहा था, अचानक सड़क के किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ सीधा बस के सामने आ गया। उसे बचाने के लिए ही मैंने झटके से बस का ब्रेक मारा, लेकिन वह आदमी किसी इंसान के जैसे नहीं दौड़ रहा था, वह जानवर के जैसे दौड़ रहा था। यह बात सुनते ही अब सूरज के चेहरे पर अजीब सा डर था। उसने अपने सिर पर हाथ फेरा और बड़बड़ाने लगा, यह सब क्या हो रहा है? कहीं कुछ बहुत ज्यादा बुरा तो नहीं होने वाला? आखिर वह आदमी आया कहां से था? क्या वह मेरी बस के नीचे तो नहीं आ गया? पर जब मैंने पीछे जाकर चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। अब मेरा दिमाग सन्न रह गया। मैं वापस सूरज के पास आया और बोला, यार ये बहुत अजीब बात है, कहीं यह सब सिर्फ मेरा भ्रम तो नहीं था? तभी कैबिन के बगल वाली सीट पर एक बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने डरे हुए क्यों हो? तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा, हमें लगता है कि हम किसी गलत रास्ते पर आ गए हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे सुनसान रास्तों पर रात के समय छलावा घूमते हैं। ये छलावा किसी भी रूप में आ सकते हैं, कभी किसी जानवर के रूप में, कभी इंसान के रूप में। ये इंसान को रास्ता भटकाने या किसी दुर्घटना में फंसाने के लिए इस तरह की घटनाएं करते हैं। अब तो मुझे सच में डर लगने लगा था। पहले ही सूरज ने उस औरत और लड़के की जो कहानी बताई थी वह कम डरावनी नहीं थी, और अब ये नई बातें सुनकर मेरी हालत और खराब होने लगी। अब तक हमारी बातचीत चल ही रही थी कि तभी अचानक आगे वाले टायर के फटने की आवाज आई। अब बस पूरी तरह से सुनसान रास्ते पर रुक गई थी। सूरज ने जल्दी से अपने मोबाइल की लाइट जलाकर बाहर उतरा और बस के टायरों को देखने लगा। जैसे ही उसने नीचे झुककर देखा तो हमें पता चला कि बस का आगे का टायर फट गया था। अब हम बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि जब तक हम टायर को बदलेंगे नहीं तब तक बस आगे बढ़ नहीं सकती। मैंने तुरंत सूरज से टायर बदलने को कहा तो सूरज ने कहा, जब तक सभी यात्री बस से नहीं उतरेंगे तब तक टायर को बदलना नामुमकिन है। इसलिए हमने बस के अंदर जाकर सभी यात्रियों से कहा, कृपया सभी लोग बस से नीचे उतरें, तभी हम टायर को बदल पाएंगे। धीरे धीरे सभी यात्री बस से उतरने लगे। जैसे ही सभी यात्री बस से उतर गए, मैंने सूरज से पूछा, क्या सब लोग नीचे आ गए? सूरज ने इधर उधर नजर दौड़ाई और बोला, हाँ, शायद सभी उतर चुके हैं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक अजीब सी बात आई, पर वो दोनों औरतें और वह लड़का कहीं भी नजर नहीं आ रहे। मेरी बात सुनते ही सूरज का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोला, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि वे इंसान नहीं थी। मुझे तो शुरू से ही लग रहा था कि वे कोई भूत प्रेत हैं जो हमारी बस में हमारे बीच बैठे थे, और शायद इसी वजह से अब वे बस से नीचे नहीं उतरी। मैंने उसकी बात को झटके से नकार दिया। तू पागल हो गया है क्या? मैं तेजी से बस के अंदर दाखिल हुआ। सीढ़ियां चढ़ते ही नजरें चारों तरफ दौड़ाई, पर बस खाली थी। पीछे तक नजर दौड़ाने पर भी कोई नहीं दिखा, पर मन में अजीब सी बेचैनी थी। मैंने आखिरी सीटों की तरफ बढ़ने का फैसला किया। हिम्मत जुटाकर जैसे ही सबसे पीछे पहुंचा तो वहां भी कोई नहीं था। लेकिन वे तीनों आखिर गए कहां? पर तभी मेरी नजर उस सीट पर पड़ी जहां वे दोनों औरतें और लड़का बैठे थे। वहां अब कोई नहीं था, सिवाय एक चीज के। उनके हाथ में जो कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा था, वह कपड़ा अब भी वहां पड़ा था। क्या यह औरत इतनी लापरवाह थी कि अपने बच्चे को बस में ही छोड़कर चली गई? यह सोचकर मैंने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और उस कपड़े को हटाने लगा। जैसे ही कपड़ा हटाया, मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैं घबराकर 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि उस कपड़े के अंदर कोई जिंदा बच्चा नहीं था, बल्कि छोटे से बच्चे का सूखा डरावना कंकाल था, जो इस बात का सबूत था कि यह बच्चा कब का मर चुका था। लेकिन दोनों औरतें और लड़का उसे बस में बैठकर प्यार से खिला रहे थे। मेरी चीख सुनकर बाहर खड़े लोग चौकन्ने हो गए। शंकर और कुछ यात्री बस में ऊपर चढ़ आए। क्या हुआ? सूरज ने डर भरी आवाज में पूछा। मैं अब तक बुरी तरह कांप रहा था। तूने भी कुछ वैसा ही देख लिया जैसा मैंने देखा था? सूरज के इस सवाल पर मैंने बस धीमे से सिर हिला दिया। मेरी हालत देखकर पीछे खड़ी भीड़ घबरा गई। अरे साहब, हमें भी बताइए कि हुआ क्या है। मैं अभी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बस के पीछे से किसी की दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। चीख इतनी तेज थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए।
हम सबने सहम कर पीछे की तरफ देखा। इस वीराने में, इस सुनसान सड़क पर इतनी भयावह चीखें। अब तक जो यात्री घबराए हुए थे वे भी पीछे की तरफ भागे। सूरज और मैं भीड़ के साथ वहां पहुंचे और जब हमने देखा तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सभी वहीं बैठे थे, लेकिन उनके पास एक आदमी लेटा था। वह वही आदमी था जो कुछ देर पहले मेरी बस के सामने आया था, जिसे बचाने के चक्कर में हमारी बस पलटने से बची थी। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो रूह कांप उठी। वह आदमी पूरी तरह खून से लथपथ था। उसका शरीर बुरी तरह कुचल चुका था, जैसे कोई गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई हो। पर मैंने तो उसे बचाया था। तो फिर यह सब कैसे हुआ? मार डाला रे, मार डाला, मेरे पति को मार डाला। वह औरत दहाड़ मारकर रो रही थी। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। यह चिल्लाते ही उसने अचानक मुझ पर झपट्टा मारा और अपने दोनों हाथों से मेरा गला कसकर पकड़ लिया। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने गले को छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। आसपास खड़े बाकी यात्री भी घबरा गए। वे तुरंत मुझे छुड़ाने के लिए दौड़े। जैसे ही उन्होंने मुझे उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाने में सफलता पाई, सूरज डर के मारे वहां से भाग निकला। वह बिना कुछ सोचे समझे सड़क पर दौड़ पड़ा, हमें और बस को अकेला छोड़कर। शायद उसे लगा कि ये दोनों चुड़ैलें हम सबको मार डालेंगी। शायद उसे लगा कि भागना ही उसकी जान बचा सकता है, पर यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हमारी रूह कांप उठी। अब तक जो लड़का उस औरत के साथ उस आदमी की लाश के पास बैठकर रो रहा था, उसने अचानक उस आदमी की लाश को बीच से फाड़ दिया और उसके अंदर से मांस निकालकर खाने लगा। हमने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। एक जिंदा लड़का किसी मरे हुए आदमी का मांस खा रहा था। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? तभी हमें समझ में आया कि यह कोई इंसान नहीं, कुछ और ही था। बस में मौजूद सभी यात्री बुरी तरह घबरा गए। हर कोई एक ही बात कहने लगा, जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग चलो। अब इस जगह पर एक सेकंड भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। पर तभी वह बूढ़ी औरत हमारी तरफ मुड़ी और एक खौफनाक मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब यहां से जिंदा बचकर निकल जाओगे? तो यह तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हूं, जब मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें उस हाईवे से इस सुनसान सड़क पर बुलाया है। तुम लोगों को लग सकता है कि तुम बच सकते हो, पर यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि जो भी यहां आया है वह हमारे हाथों से कभी भी जिंदा नहीं बच सका। यह कहते ही वह औरत अजीब तरीके से हंसने लगी। धीरे धीरे उसकी हंसी दहाड़ में बदल गई और तभी उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। अब वह वैसी नहीं रही जैसी पहले दिख रही थी। उसका चेहरा सिकुड़कर पूरी तरह सड़ने लगा। उसकी आंखें गड्ढों में धंस गईं। उसकी त्वचा सूखकर हड्डियों से चिपक गई, जैसे वह कोई बेजान लाश हो। अब वह हमारे सामने एक मरी हुई सड़ी गली लाश जैसी खड़ी थी। बस के सभी यात्री बुरी तरह कांपने लगे। कोई हिल भी नहीं पा रहा था। यह क्या हो रहा है? लेकिन तभी हमारी भीड़ में से एक आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसके हाथ में एक माला थी। वह कुछ बुदबुदाने लगा, पर हम में से कोई समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रहा था। पर जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, वह बूढ़ी औरत, वह लड़का और वह दूसरी औरत तीनों अजीब तरह से तड़पने लगे। उनका सड़ा गला शरीर झटपटाने लगा, जैसे उन्हें आग लग गई हो। फिर अचानक वे तीनों उस मरे हुए आदमी की लाश को उठाकर गायब हो गए, ऐसे जैसे वे कभी यहां थे ही नहीं। और वहां सिर्फ सन्नाटा रह गया। बस के सभी यात्री सदमे में खड़े उस आदमी को देखने लगे। मैंने भी आगे बढ़कर उससे पूछा, बाबा आप कौन हैं और आपने उन्हें भगाया कैसे? उस आदमी ने गंभीर आवाज में कहा, मेरा नाम शंभुनाथ है। मैं यहीं पास में एक मंदिर में रहता हूं। ऐसी नकारात्मक शक्तियों से निपटने के लिए मैंने वर्षों तक साधना की है। मैंने सिद्धियां हासिल की हैं जो मुझे निर्दोष लोगों की रक्षा करने में मदद करती हैं। हम सबकी आंखें अब भी डर से फटी हुई थीं, पर अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या यह खतरा टल चुका था? तभी एक यात्री ने हिम्मत करके पूछा, बाबा ये कौन थी और हमें मारना क्यों चाहती थी? शंभुनाथ बाबा ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, जितना मैं समझ पा रहा हूं वे कोई और नहीं, सभी एक ही परिवार के थे। वे अलग अलग रूप बदलकर
लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और यह सिलसिला हर रात दोहराया जाता है। सब चुपचाप सुन रहे थे। शंभूनाथ बाबा ने अपनी बात जारी रखी। कई साल पहले की बात है। एक दिन ये चारों, माँ, बेटा और बहू हॉस्पिटल से आ रहे थे। तभी कुछ बदमाशों ने इन पर हमला कर दिया। उस औरत के पहले से एक छोटा बच्चा था और वह गर्भवती भी थी। लेकिन उन हैवानों ने पैसों के लालच में आकर जरा भी नहीं सोचा और इन चारों को मौत के घाट उतार दिया। और तभी से ये लोग राहगीरों से मदद मांगते हैं, फिर उन्हें इस सुनसान सड़क पर लाकर अपना शिकार बना लेते हैं। शंभूनाथ बाबा ये बता ही रहे थे कि तभी सूरज भी वहां पर आ गया। मैंने सूरज से कहा, तू कहां चला गया था? तो सूरज कहता है, मैं पूरी तरह से डर गया था। मैंने सोचा कि अगर मैं यहां पर थोड़ी देर और रुका तो मैं इनका शिकार बन जाऊंगा। तभी शंभूनाथ ने धीरे से कहा, तुम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि जब वे किसी को शिकार बनाती हैं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। उसके बाद शंभूनाथ बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए तुम्हें यहां से निकल जाना होगा। मैंने बाबा से कहा, लेकिन हमारी बस का टायर फट गया है। बाबा ने कहा, जितनी जल्दी हो सके बस का टायर बदलो और यहां से निकल जाओ। फिर हमने जल्दी जल्दी बस का टायर बदला और वहां से निकल गए। उस रात के बाद मैंने कभी भी रात में बस चलाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें।